हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 विषय गणित अध्याय 1 परिमेय संख्या। यहाँ परिमेय संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे। परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या है परिमेय संख्या परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हैं। अब इसमें P जो है शून्य के बराबर हो सकता है, लेकिन यहां हो सकता है, शून्य के बराबर हो सकता है, या इसमें P का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें जो दूसरा केस है वो Q, इसका मान Q का मान 0 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। Q का मान 0 नहीं होगा, यानी कि रहेगा वो कोई ना कोई संख्या, प्राकृत संख्या रहेगी। 1, 2, 3, 4, 5 कुछ न कुछ जो हमारे पास प्राकृत संख्या रहेगी। उदाहरण के लिए, अगर हम जैसे P का मान, अगर P हमारे पास 0 है और Q हमारे पास मान लो 2 है, तो हमारे पास जो संख्या बनेगी वो आएगी, संख्या जो परिमेय संख्या रहेगी वो रहेगी 0/2, यानी कि हमारे पास 0 रहा। इस तरह से 0/8, तब भी हमारे पास जो उत्तर रहेगा वो 0 रहेगा। ये परिमेय संख्या में हो सकता है। लेकिन अगर मान लो यहाँ P का मान हम ले रहे हैं 1 और Q का मान ले रहे हैं 0, तो जो परिमेय संख्या जो है वो जो बनेगी 1/0, जो बन जाएगी अपरिभाषित। यानी कि यहां जो हमारे पास जो परिमेय संख्या है वो अपरिभाषित हो जाएगी। इसलिए यहां हम जो है Q का मान 0 नहीं लेंगे। जो परिमेय संख्या होगी उसमें P का मान 0 हो सकता है, लेकिन Q का मान 0 नहीं हो सकता। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से ये जो सारी संख्याएं हैं वो पूर्णांक संख्या कहलाती हैं, 0 भी। अब यहाँ पर हमारे पास जो संख्या रहती है वो या तो धनात्मक होंगी या ऋणात्मक होंगी। या धनात्मक संख्या होंगी या तो ऋणात्मक। धनात्मक संख्या मतलब जिनके साथ जमा का निशान होगा, और ऋणात्मक संख्या जिनके साथ माइनस का यानी कि घटाने का निशान होगा। यहाँ पर 0 के साथ न जमा का निशान रहता है, ना घटाने का निशान रहता है। 1 जमा का हो सकता है, घटाने का भी हो सकता है। 2 जमा का भी हो सकता है, घटाने का भी हो सकता है। 3, 4, 5, 6 इस तरह से जो संख्याएं हैं वो सारी पूर्ण संख्याएं
होती हैं और उनको पूर्णांक संख्या भी कहा जाता है। पूर्णांक में हमारे पास परिमेय संख्या पूर्णांक में हमारे पास परिमेय संख्या आ गई, भिन्न संख्या और हमारे पास जो दशमलव में जो हमारे पास दशमलव संख्या होती है, ये हमारे पास परिमेय संख्या, भिन्न संख्या, दशमलव संख्या, ये हमारे पास पूर्णांक में नहीं आती, पूर्णांक संख्या में ये नहीं आएंगी। बाकी जितनी भी संख्याएं होंगी वो हमारे पास पूर्णांक में आएंगी। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास एक धनात्मक पूर्णांक है और दूसरा हमारे पास ऋणात्मक पूर्णांक है, तो हमारे पास जो इसका उत्तर रहेगा वो हमेशा ऋणात्मक ही रहेगा। अगर हमारे पास एक पहला ऋणात्मक है, दूसरा धनात्मक है, तब भी हमारे पास जो उत्तर रहेगा वो ऋणात्मक ही रहेगा। अगर हमारे पास पहला धनात्मक है, दूसरा भी धनात्मक है, तो हमारे पास जो उत्तर रहेगा वो भी धनात्मक रहेगा। अगर पहला ऋणात्मक है, दूसरा भी ऋणात्मक है, तो हमारे पास जो आंसर है वो धनात्मक रहेगा। यानी कि यहाँ पे अगर दोनों अलग अलग पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक है, तब भी जो हमारा उत्तर है वो ऋणात्मक रहेगा, या ऋणात्मक और धनात्मक मतलब कि अलग अलग हैं, तो हमारे पास जो आंसर रहेगा, उत्तर रहेगा वो ऋणात्मक ही रहेगा। अगर दोनों एक जैसे हैं पूर्णांक, तो हमारे पास हमेशा धनात्मक जो पूर्णांक है वो धनात्मक में उत्तर रहेगा। इसमें जो गुण धर्म लगते हैं पूर्णांक में, उसका क्रम विनिमेय गुणधर्म, क्रम विनिमेय गुणधर्म। इसमें इस गुणधर्म में क्या होता है कि अगर हमारे पास एक धनात्मक पूर्णांक होगा जमा ऋणात्मक होगा, इसमें हमारे पास धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या का योग जब भी होगा, तो हमारे पास एक पूर्णांक उत्तर में रहेगा। क्रम विनिमय में क्या होता है कि हम जो पूर्णांक हैं, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में लगाए, यानी कि हमारे पास पूर्णांक a है और b है, दो पूर्णांक हैं। अगर हम इसको a प्लस b या b प्लस a जब भी करें, तो हमारे पास जो है दोनों का मान जो है बराबर रहेगा। चाहे हमारे पास पूर्णांक दोनों धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक हैं, या एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, तो हमारे पास उत्तर जो है बराबर रहेगा। इसके लिए हम लेते हैं, अगर मान लो कि हमारे पास दोनों पूर्णांक धनात्मक है, यानी कि हमने लिया 5 जमा 4, यहाँ पे a प्लस b या 4 जमा 5, तो यहाँ पे 5 जमा 4 आ गए 9 और 4 जमा 5 9, यानी कि दोनों धनात्मक पूर्णांक लेने पर हमारे पास तब आंसर जो है बराबर रहा। अगर हम यहाँ मान लो हमने एक पूर्णांक लिया -4, दूसरा ले लिए -6, ये दोनों हमने ऋणात्मक लिए, माइनस में लिए, इनका योग, ये योग जब योग करेंगे -4 जमा -6, दूसरी तरफ
-6 जमा -4, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, -4 प्लस माइनस -6 बराबर है -6 प्लस माइनस -4, तो ये आएगा माइनस माइनस हो गए माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया -10 बराबर है -10। दोनों हमने ऋणात्मक लिए तब भी हमारे पास जो उत्तर है वो बराबर रहा। अब अगर हम यहाँ मान लो कि दोनों को अलग अलग लेते, एक ऋणात्मक ले लिया, मान लो हमारे पास ऋणात्मक आ गया -3 लिया मैंने, और धनात्मक ले लिया हमने 7, तो हमारे पास -3 जमा इसका योग 7 बराबर है, अब यहां से यह आएगा 7 a प्लस बी, फिर b प्लस a -3, तो यह आएगा माइनस प्लस माइनस, 7 में 3 गए 4, बड़े के साथ प्लस था, प्लस के 4, यहाँ से आएगा 7 प्लस माइनस -3, तो ये बनेगा 4 प्लस माइनस -7 में 3 गए 4, तब भी हमारे पास जो है बराबर रहा। इनके क्रम विनिमय गुणधर्म में हम चाहे ऋणात्मक संख्या हो चाहे धनात्मक संख्या हो, हमारे पास जो पूर्णांक है वो उत्तर में आएगा। और a प्लस बी योग संक्रिया में क्रम विनिमय गुणधर्म लगता है। अब यहां दूसरी जो संक्रिया होगी व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब है कि हम उसको घटाएंगे। जब हमारे पास यहां अगर एक संख्या देखो घटाएंगे तो हमारे पास इसी संख्या को करेंगे। अगर हमारे पास एक संख्या है 5 -4, जब इसको हल किया तो यहां से 4 - 5, तो 5 में से 4 गए 1, और प्लस माइनस -5 में 4 गए 1, लेकिन यहाँ बड़े के साथ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये माइनस, ये 1 बराबर है -1, ये बराबर नहीं हुआ। तो हमारा क्रम विनिमय गुणधर्म व्यवकलन में नहीं लग सकता है। अब इसके साथ दूसरा गुणन की बात करें। गुणन में अगर 5 गुणा 4, या इसको लिखेंगे 4 गुणा 5, तो 4 पंजे 20, और यहां भी 4 पंजे, तो ये इस तरह से लग जाएगा। दोनों अगर हमारे पास सम, दोनों अगर हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है, तो अगर मान लो दोनों हमारे पास ऋणात्मक है तो माइनस के इनको ही लेते हैं, -4 गुणा -6 बराबर है -6 गुणा -4। यहां से क्या आएगा, माइनस माइनस हो गए प्लस 6 चुके 24 बराबर है माइनस माइनस 6 चुके 24, ये प्लस की। तब भी हमारे पास जो है गुणन में भी हमारे पास क्रम विनिमय गुणधर्म लग जाता है। हमारे पास भाग, भाग में अगर हम 5 को भाग कर रहे हैं 4, तो ये बराबर 4 को भाग करेंगे 5, तो ये जो है हमारे पास बराबर नहीं होगा। तो भाग में क्रम विनिमय गुणधर्म
नहीं लग सकता है। सहचर्य गुणधर्म। सहचर्य गुणधर्म में हमारे पास मान लो 3 संख्याएं हैं, ए, बी और सी। इसमें ए जमा बी जमा सी, अगर हम पहले 2 संख्याओं को जोड़ेंगे, या ए प्लस बी प्लस सी, चाहे पहली 2 संख्याओं को जोड़े या बाद की 2 संख्याओं को जोड़े, तो हमारे पास जो उत्तर रहेगा वो बराबर रहेगा। उदाहरण के लिए, अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे a है -3, b है -2 और c है हमारे पास -5, तो हमारे पास यहाँ पे -3 प्लस b है हमारे पास -2 प्लस c है हमारे पास -5 बराबर है a है हमारे पास -3 प्लस b है हमारे पास -2 और c है हमारे पास -5। अगर हम इन 2 को जोड़ें तो हमारे पास रहेगा -3 प्लस -2 प्लस -5, या इनको जोड़ें तो -3 प्लस ब्रैकेट में -2 प्लस -5, तो हमारे पास उत्तर रहेगा माइनस प्लस 3 2 हो गए 5, लेकिन -5 और बाहर है -5 बराबर है -3 प्लस माइनस हो गए प्लस 5 और 2 हो गए 7, इनके बड़े के साथ है तो -7, तो यहां से रहा हमारे पास माइनस हो गया प्लस 5 और 5 हो गए 10, लेकिन माइनस के, और यहाँ से आया -3 प्लस -7, तो ये -10 बराबर है माइनस प्लस, तो ये हो गया 7 और 3 10, लेकिन माइनस के, तो हमारे पास जो उत्तर रहेगा वो हमेशा बराबर रहेगा। ये हमारे पास सहचार्य गुण है। चाहे हम जो हमारे पास संख्या है उनको किसी भी व्यवस्था में जोड़ें, 2 संख्याओं को जोड़ा जाएगा, चाहे स्टार्टिंग की जोड़े चाहे लास्ट की जोड़े, हमारे पास जो उत्तर है वो बराबर रहेगा। तीसरा गुणधर्म हमारे पास रहेगा वितरण। वितरण गुणधर्म में हम करेंगे पास 2 संख्याएं, पहली संख्या गुणा इस तरह से, हमारे पास इसमें भी a, b और c 3 संख्याएं होंगी। इसमें पहली संख्या के साथ दूसरी और तीसरी संख्या के योग को गुणा करें, या पहली संख्या के साथ दूसरी संख्या गुणा जमा पहली के साथ तीसरी संख्या गुणा, जब भी करें तो इनमें भी जो इनका योग है वो बराबर रहेगा। उदाहरण के लिए, अगर हम यहाँ पे a का मान ले लें 2, b का मान ले लें 4 और c का मान ले लें 5, तो जब इसमें भरेंगे तो हमारे पास 2 गुणा b आएगा 4 जमा c आएगा 5 बराबर है, इसमें भरा तो क्या आया 2 गुणा b का 4, a का आया 2 गुणा c आया 5, तो यहां से बना 2 गुणा 4 और 5 हो गए 9, और ये आया 4 दूने 8 जमा 5 दूने 10, ये आया 9 दूने 18 बराबर है 10 और 8
तब भी जो है हमारे पास जो आंसर रहेगा वो बराबर आएगा। अंतिम है हमारे पास शून्य के बारे में। शून्य एक ऐसा पूर्णांक है, अगर हम शून्य को जमा करें पूर्णांक के साथ, तो हमारे पास वही जो है पूर्णांक आता है। जैसे मान लो कि हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है 2 जमा शून्य, तो हमारे पास 2 ही रहेगा। अगर ऋणात्मक लिया, मान लो कि माइनस के 2 हैं जमा शून्य, तो हमारे पास ऋणात्मक के 2 रहेंगे। अब इसमें चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, शून्य के साथ जब भी जोड़ा जाता है तो वो हमारे पास आंसर में वही रहेगा। अब अगर यहां पे घटाने का ले, घटा पूर्णांक ले, इसमें क्या होगा कि हमारे पास घटा मतलब कि घटाएं, हमने पूर्णांक लिया 6 धनात्मक, इसमें शून्य को घटाया तब भी 6 आया। अगर मान लो कि मैं यहां पे ऋणात्मक ले रहा हूं 4 माइनस शून्य, तब भी हमारे पास आंसर माइनस के 4 रहेंगे। लेकिन अगर इसको क्रम में लगाएंगे, अब अगर इसमें 6 में शून्य घटाएं तो 6 आएगा, लेकिन अगर शून्य में 6 को घटाएंगे तो हमारे पास माइनस के 6 रहेंगे। अगर शून्य में -4 को घटाएंगे तो हमारे पास माइनस माइनस +4 आंसर रहेगा। यहां पर अब ये देखना है कि हम संख्या में से शून्य को घटा रहे हैं या शून्य में से संख्या को घटा रहे हैं, उस तरह से इसका आंसर रहेगा। अगर पूर्णांक में अगर गुणा करें तो जो पूर्णांक रहेगा हमारे पास, जैसे मान लो कि हमारे पास है 2 धनात्मक पूर्णांक है, अगर शून्य के साथ गुणा किया तो वो 0 आ जाएगा। अगर इसी तरह से अगर हमारे पास ऋणात्मक पूर्णांक है, हमने लिया -3, इसको 0 के साथ करेंगे तब भी हमारे पास आंसर में 0 ही रहेगा। अब हमारे पास इसके बाद आता है भाग। अब भाग करेंगे पूर्णांक को तो क्या बनेगा? अगर मान लो कि हमने पूर्णांक ले लिया, मान लो हमने लिया 5 को अगर 0 से भाग करेंगे तो 5 को 0 से भाग करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास अपरिभाषित, इनफाइनाइट बन जाएगा। इसको हम लिखते हैं अपरिभाषित, क्योंकि इसको हम बता नहीं सकते। लेकिन अगर 5 को 0 से भाग करेंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। अगर 0 को 5 से भाग करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। 5 की जगह हम कोई भी, यहाँ 5 की जगह हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, कोई भी संख्या या कोई भी धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक ले सकते हैं। पूर्णांक के विषय में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।